नमस्कार साथियों, आज पुनः एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। भारतीय राज्य व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी। पिछली क्लास में हमने संविधान के आधारभूत तत्वों के अंतर्गत संविधान के भाग और संविधान की अनुसूची पर हमने चर्चा किया था, ठीक है ना। आज जो है संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आप सभी अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक याद करना मुश्किल है, लेकिन जो बराबर कंपटीशन में प्रश्न आते रहते हैं या जो लोक महत्व के हैं, जो हमेशा टच होते हैं क्वेश्चन, तो उसको जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत देखेंगे तो कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसी को हमको पढ़ना है, उसी को हमको याद भी करना है। तो पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद प्रथम जो है पहला, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख। हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा यही किया था कि संविधान का जो भाग एक जो था वह भी संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करता है, ठीक है ना, भाग 1। तो उसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो भाग 1 में ही समाहित हैं, ठीक है। और अनुसूचियों के संबंध में भी चर्चा हमने किया था, तो पहली अनुसूची में भी संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, ठीक है ना। और पहले अनुच्छेद में भी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो जैसे भाग 1 हमने तो मैं चर्चा कर रहा था ये कि अनुच्छेद जो 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। दूसरे अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश है और स्थापना है। तो जैसे कभी कभी 2 राज्य मिला करके एक राज्य बना दिए जाते हैं, है ना, या एक राज्य को अलग करके 2 राज्य बना दिए जाते हैं। तो इस तरह से राज्यों का प्रवेश है ना, और उसकी स्थापना, ये आपके अनुच्छेद 2 में उल्लिखित है, ठीक है ना। हमने भाग प्रथम में 1 से 4 के बीच के जो अनुच्छेद थे इसी के विषय में चर्चा किया था। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है, तो वही उसी को विस्तार दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो भाग 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है। भाग 3 में क्या है, राज्य क्षेत्र की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, है ना। तो जो राज्य क्षेत्र है ना, जो राज्य क्षेत्र है उसकी सीमाओं और नामों में परिवर्तन, जैसे किस राज्य की सीमा कितनी होगी, है ना, तो और उसके नाम क्या रखे जाएंगे या नाम क्या होगा, इसके परिवर्तन की बात कह रहा है। तो अनुच्छेद 3 में जो है इसका वर्णन है। तो पहला इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, दूसरा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, तीसरा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा। यानी संसद जो है कानून बना करके नागरिकता अधिनियम लाएगी, है ना। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था। तो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को है, ठीक है ना। तो आपके यहाँ एकहरी नागरिकता की व्यवस्था है, तो एकहरी नागरिकता आपके यहाँ प्रदान की जाती है। तो क्या है कि संसद द्वारा विधि बना करके नागरिकता के संबंध में जो भी परिवर्तन करना होगा तो संसद उस पर विधि बना करके ही कर सकती है, ठीक है ना। तो नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित करना ही ये संसद की शक्ति है। तो संसद द्वारा इसके संबंध में, नागरिकता के संबंध में कानून बनाया जाता है। अगला अनुच्छेद 14 है, सबसे लोक महत्व का इम्पोर्टेंट है। इसमें तो वैसे इम्पोर्टेंट तो सभी मैं इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा आपको। अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 के बीच में जो अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है वही मैं पढ़ाऊंगा। अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष जो है प्रत्येक व्यक्ति समान है, किसी जाति धर्म वर्ग वंश लिंग का हो, विधि के समक्ष या कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति जो है समान है, ठीक है ना। तो विधि की समानता, विधि के समक्ष समानता। अगला है अनुच्छेद 15।
अनुच्छेद 15 में क्या गया है? धर्म, वर्ग, लिंग, वंश, है ना, या जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है ना। तो धर्म या मूल वंश हो या जाति हो, लिंग हो या मूल स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है आपका अनुच्छेद 15 में, ठीक है ना। तो इसमें जैसे व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, वंश, लिंग का हो तो उसके साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो जन्म के स्थान पे विभेद किया गया। अगला है अनुच्छेद 16 जो लोक नियोजन में अवसर की समानता, है ना, अवसर की समानता, अवसर की समानता। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता का तात्पर्य है कि जो सरकार के सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के जो संस्थाएं हैं और जिनसे वैकेंसियाँ आती हैं, है ना, जैसे नियुक्ति के संबंध में कोई वैकेंसी आती है, कोई अपॉइंटमेंट होने की बात आती है, तो जैसे सरकार इस तरह की जो भी व्यवस्थाएं बनाई है तो उसमें समान अवसर की बातें कहती है कि समान अवसर जो है प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो लोक नियोजन मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता, जो सरकार के, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में नियुक्ति के संबंध में या भर्ती के संबंध में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 16 भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। तो छुआछूत का जो अंत किया गया है यानी अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अगला है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, ठीक है ना। अगला है अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। तो आप अपनी बात कहीं रख सकते हैं, किसी से कह सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो यानी या वाक की स्वतंत्रता जो है, इसके लिए महत्वपूर्ण एक बिंदु है कि वाक की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19 एक ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय स्वतः निलंबित हो जाता है। ये बराबर कंपटीशन में प्रश्न आते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाता, स्वतः निलंबित हो जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19 महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी या वाक की स्वतंत्रता छीन जाती है, स्वतः निलंबित हो जाती है। तो इसके संबंध में प्रश्न आता है। अगला है अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि का संरक्षण, ठीक है ना। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण तो आप जान ही रहे होंगे, ये अनुच्छेद 20 कहता है। तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही है। फिर अगला है अनुच्छेद 21। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जान बचाने का अधिकार है, ठीक है ना, जीवन जीने का अधिकार है। तो इस प्रकार के दो ये ऐसे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 यह किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होते, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते, या किसी भी स्थिति में दो अनुच्छेद निलंबित नहीं होते। एक अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और दूसरा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते। अगला है अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी आदि का संरक्षण दिया गया है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी आदि के संबंध में संरक्षण जो दिया गया है ये भी अनुच्छेद 22 में है। अगला है अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम यानी कि मानव को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, है ना, और या मानव का बलात्श्रम नहीं करा सकते, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। तो इसका जो है निषेध किया गया है। अगला है अनुच्छेद 24 जो कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के
आयु के बालकों के काम करने का निषेध। यानी कारखाने, जो अनुच्छेद 24 कहता है कि जो कारखाने आदि हैं उनमें जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनको बालकों के कार्य करने का प्रतिषेध किया गया, निषेध किया गया है कि वो काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से बातें कही गई हैं। ये सभी 14 से लेकर के इधर के जो अनुच्छेद हैं ये आपके आते हैं, किस में आते हैं, मूल अधिकार में आते हैं, ठीक है ना। तो मूल अधिकार 6 हैं, तो 6 मूल अधिकार के अंतर्गत ये 14 से लेकर के 32 तक का वर्णन किया गया। तो ये मूल अधिकार में ही आते हैं, ठीक है ना। इससे बराबर प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, पुनः नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।